औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ऊप के मतलब बताना है। ऊप का PHP के अंदर क्या रोल है। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम टॉपिक्स को क्लियर किया जाए ताकि आपको ऊप का इस्तेमाल PHP में करना आ जाए। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है PHP में procedural programming is about writing procedures or functions that perform operations on the data, while object-oriented programming is about creating objects that contain both data and functions। एक तो होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक होगी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरी होगी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। तो इसको थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर लें। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मैं आपको इधर लिख के भी बता देता हूँ। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स आर फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा। यानी कि इसमें प्रोसीजर्स और फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे था प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शंस। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कि डाटा और फंक्शंस को रखते हैं। ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजरल लैंग्वेज। ऊप के एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजरल, ये आप ये देख लें। अब हम बताता हूँ कि object oriented programming has several advantages over procedural programming।
कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की निस्बत ऊप के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले OOP is faster and easier to execute. OOP आसानी से चलती है और ये फास्ट होती है। इसका दूसरा फ़ायदा OOP provides a clear structure for the program. ये एक क्लियर स्ट्रक्चर बताती है प्रोग्राम के लिए। एक बहुत ही अहम मैं आपको इसका बताता हूँ। OOP helps to keep the PHP code, don't repeat yourself and make the code easier to maintain, modify and debug. OOP हमारी मदद करती है कि हम कोड को बार बार ना लिखना पड़े और आसानी से उसको मेंटेन कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और डिबग कर सकें। यानी कि एक चीज़ को हमें बार बार ना लिखना पड़े। आखिर में इसका ये फ़ायदा है OOP makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. इसमें हमको कोड कम से कम लिखना पड़ता है और टाइम की भी बचत होती है, यानी कि टाइम बहुत कम इस्तेमाल होता है। ऊपर मैंने एक चीज़ इस्तेमाल की है ड्राई। अब मैं आपको उसके मुतालिक थोड़ा सा बताता हूँ। डोंट रिपीट योरसेल्फ, आप इसको अपना नोट भी बना सकते हैं। नोट में आप लिख लें, प्रिंसिपल इज़ अबाउट रिड्यूसिंग दी रेपिटिशन ऑफ कोड। वही बात जो मैंने पहले की थी कि इसमें कोड को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट द कोड्स that are common for the application and place them at a single place and reuse them instead of repeating it. ये था डोंट ट्राई का। मैंने आपको प्रोसीजरल का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा फ़र्क और इसके एडवांटेजेस बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स दो मेन हिस्से हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट, अ क्लास इज अ टेम्पलेट, अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि a class is a template for objects and an object is an instance of a class। यानी कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे पास एक जो नक्शा होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं।
ढांचा है कि हमने कोई काम किस तरह से करना है। अब जो उसकी फर्दर कैटेगरीज हैं वो इसके इंस्टेंसेस कहलाते हैं, यानी कि अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कार है तो कार हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब जो कार की किस्में हैं जिसके अंदर वॉल्वो है, टोयोटा है, मर्सिडीज है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। कार एक क्लास है, कार की जो टाइप्स हैं वो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। When the individual objects are created, they inherit all the properties and behavior from the class. But each object will have different values for the properties. आप जस्ट एक छोटी छोटी चीज़ों को ज़ेहनशी कर लें, आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अभी हमने प्रैक्टिकल करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपकी बेस बन जाए। अब मैं आपको क्लास के मतलब थोड़ा सा बताता हूँ मज़ीद। क्लास को हम किस तरह से लिखते हैं? क्लास को हम A class is defined by using class keyword followed by the name of the class and pair of curly braces. All its properties and methods go inside the braces. हमारे पास क्लास के अंदर ब्रेसेस इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम ये देखें, ये ब्रेसेस हैं। क्लास के अंदर ब्रेसेस इस्तेमाल होती हैं। क्लास का नाम कैसे लिखते हैं? क्लास का नाम हम सबसे पहले हम क्लास का नाम कैसे लिखते हैं? इसमें मैं आपके लिए आसान तरीका पर क्लास लिखें, CL क्लास नेम। अब इस नेम की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लास का नेम ये है। इसके बाद हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं और मेथड्स आते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड्स इसके अंदर आते हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि क्लास का नेम वगैरह कैसे लिखते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं अब आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है और इसको भूलना नहीं है। बेशक इसको आप इन अ क्लास वेरिएबल्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स, यानी कि क्लास के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हमारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं और जो फंक्शंस हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। तो इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के मतलब बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है।
classes are nothing without objects. We can create multiple objects from a class. Each object has all the properties and methods defined in the class, but they will have different property values. Objects, ये थोड़ा सा मैंने आपको इंग्लिश में बताया है कि क्लासेस जो हैं ऑब्जेक्ट के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि कार हमारी क्लास है, उसकी जो टाइप्स हैं वो बहुत सारी हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। याद रखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू का लफ्ज़, न्यू कीवर्ड, जो ये न्यू वर्ड है, कीवर्ड है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। यानी कि न्यू के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब इसमें हम दिस का भी इस्तेमाल करेंगे कि दिस कीवर्ड क्या होता है और क्या नहीं होता। और जैसे जैसे अब चीज़ें आती जाएंगी आपको मैं बताता जाऊंगा। इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपने घबराना नहीं और मेरे साथ चलना है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको ताकि आपका लॉजिक डेवलप हो जाए और आपको जब मैं बार बार कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगा तो आपको परेशानी ना हो। अब हम सबसे पहले एक सैंपल बनाते हैं जो कि हम पूरे ऊप में इस्तेमाल करेंगे और आपको अगर इसकी समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको समझे कि ऊप आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने वो नाम इस्तेमाल किए हैं जो कि आसान हैं और हमारे प्रैक्टिकल में हमेशा सेम रहेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो। तो ये देखें, सबसे पहले ये क्लास नेम मैंने लिखा है। ये देखें, ये क्लास नेम। आप क्लास नेम कोई भी दे सकते हैं। बस इस क्लास नेम लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि आपने कैसे लिखना है। तो आप अपने हिसाब से कोई नाम भी लिख सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा तफसील से नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर तफसील से इसको बताऊंगा तो फिर हमारा टाइम भी और भी ज़्यादा लग जाएगा। तो क्लास नेम लिखकर हमने 2 कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। ठीक है, ये 2 कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये क्लास की हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हैं इसमें ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये 2 हमारे मेथड्स हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ
कि मैंने क्लास नेम ले लिया, इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी ली। अब प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या रखा है, डॉलर वेरिएबल नेम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का ये नाम रखा है ताकि आपको पता चले कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ ही हैं। फिर मैंने फंक्शंस लिया, फंक्शन का नाम मैंने मेथड नेम सेट रखा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम भी रख सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने फंक्शन दूसरा जो है उसका गेट रखा। अब सेट का पर्पज़ हमारा ये था कि हम वैल्यू को सेट कर सकें, और गेट का पर्पज़ ये है कि हम वैल्यू को गेट कर सकें। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का मैंने नाम डॉलर वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट रखा। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम जो सेट मेथड है उसको कॉल करेंगे। सेट मेथड को जब कॉल करेंगे तो उसमें एक वैल्यू देंगे जो कि आर्गुमेंट कहलाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट नेम सैंपल रखा हुआ है, यानी यहाँ पे वैल्यू आर्गुमेंट कहलाती है। उसके बाद मैं कॉल करूँगा गेट मेथड को। क्यों कॉल करूँगा, ताकि हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो सके, ये वाली। जब मैंने प्रॉपर्टी को लिखा उसके बाद मैंने फंक्शन सेट लिखा आपने, और उसके अंदर पैरामीटर का नेम रखा। पैरामीटर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। डॉलर दिस से मुराद ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की है ये वाली है। अब इसको मैंने ये जो पैरामीटर था इसको डॉलर दिस वेरिएबल नेम इसमें सेव कर दिया। उसके बाद मैंने इको का लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल किया, तो हमारा फंक्शन प्रॉपर बन गया है। ये क्लास प्रॉपर वर्क करेगी। ये सैंपल था, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको मैंने सेव किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ही मैंने इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें आर्गुमेंट नेम सैंपल, वहाँ पे भी आर्गुमेंट नेम सैंपल था और यहाँ पे भी आर्गुमेंट नेम सैंपल है। इसका मतलब है कि हमारी क्लास प्रॉपर वर्क कर रही है। ये देखिए मैंने आर्गुमेंट नेम सैंपल रखा था। अब आपको शायद ये लफ्ज़, ये जो कमेंट्स मैंने लिखा है इसको समझ ना आए। ये वार डैम्प वेरिएबल, ये इससे हम ये पता चला सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या ये इस क्लास का इंस्टेंस है। बात को गौर से सुन लें कि क्या ये हमारा वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है क्या इस क्लास का इंस्टेंस है। इसको मैं अगर ये कमेंट्स ख़त्म करके सेव करता हूँ और अपने प्रोग्राम को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आपको नज़र आएगा कि
ये देखें यहाँ पे लफ्ज़ बूल आ गया। बूल का मतलब है और ट्रू लिखा आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यू ट्रू है, जो मैंने लिखा था वो बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीक़ाकार था। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पे नहीं करना चाहते, यहाँ पर गेट फंक्शन में, तो आप यहाँ पे लफ्ज़ रिटर्न लिखें, ठीक है, और यहाँ पे इको कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा, आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अगर मैं आपको ऊपर वाले में कमेंट लिखकर और इसका कमेंट ख़त्म करके और इसका प्रोग्राम चला के दिखाऊं तो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कि पहले का रिज़ल्ट था। आपको किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका रिज़ल्ट क्या आया है। अब 1 मिनट आपने इजी रहें तो ये देखें वही रिज़ल्ट दोबारा से आ गया है, ठीक है। आपको कोई मसला नहीं आएगा, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। ये था हमारा एक सैंपल कि हम ऊप का PHP के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्लास बनाकर दिखाऊंगा जो कि विदाउट कंस्ट्रक्टर होगी। मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम करके रखे हैं ताकि टाइम बच सके। अगर आप लहदा करके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना आए। ये जो क्लास है ये विदाउट कंस्ट्रक्टर है, ये विदाउट कंस्ट्रक्टर है। तो ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको सैंपल दिखाया है। तो इसमें जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लास नेम लिखा और 2 कर्ली ब्रेसेस ये वाली और ये वाली लगाई। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की। मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने फंक्शन क्रिएट किया और उसके बाद फंक्शन एक और क्रिएट किया। पहले फंक्शन का नाम मैंने सेट रखा हुआ है, दूसरे का नाम मैंने फंक्शन नेम गेट रखा हुआ है। एक में हम वैल्यू को सेट करते हैं और दूसरे में हम वैल्यू को गेट करते हैं। इसके बाद मैंने वेरिएबल को क्रिएट किया, जो ऑब्जेक्ट हैं उनको बनाया, तो ये क्रिएट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने कॉल की सेट फंक्शन को, फिर मैंने कॉल की गेट को। तो हमारा प्रोग्राम क्योंकि सेम वही था तो जस्ट मैंने आपको एक तसल्ली के लिए दोबारा से क्लास विदाउट कंस्ट्रक्टर बना दी। अब इसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसका रिज़ल्ट वही है आर्गुमेंट नेम क्लास, ठीक है। ये तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की परेशानी बात नहीं है। अब हम क्लास से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ताकि हमें और चीज़ें आनी शुरू हो जाएं। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है।
ये जितना भी है ये सब मैंने सिंटैक्स बनाया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें आनी शुरू हो जाएं। क्लास को मैंने तसल्ली से समझाया है, आपको एक एक चीज़ बताई है। अगर फिर भी चीज़ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। अ कंस्ट्रक्टर allows you to initialize an object properties upon creation of the object। यानी कि जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये इनिशियलाइज हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इफ़ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो आपको यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका अब फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था सेट का, तो वो मैंने कॉल किया था, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर हमारी कोडिंग बच गई। इस तरह से हमें काफ़ी कोडिंग बची। ये तो एक मिनी प्रोजेक्ट है, मिनी सा कोड है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपके लिए कोड लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, क्लास क्रिएट की, प्रॉपर्टी को बनाया और उसके बाद फंक्शन कंस्ट्रक्ट लिखा, उसके बाद फंक्शन नेम। ये फंक्शन नेम आप समझ लें कि ये हमारे पास गेट फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और इधर जो मेरा था आर्गूमेंट, वहाँ पे मैंने लफ्ज़ कंस्ट्रक्टर लिख दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको मैंने कमेंट में डाल दिया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को, जो गेट फंक्शन है जिसका नाम मैंने ऑब्जेक्ट नेम, उसको कॉल किया, ठीक है। तो अब इसको हम कंट्रोल एस करके अगर दोबारा से चेक करते हैं, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर का लफ्ज़ लिखा जाता है तो इट्स मीन डैट कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें कि कंस्ट्रक्टर का लफ्ज़ लिखा आ गया है, ये आपके सामने। ये था कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका। इसके बाद हम आपको डिस्ट्रक्टर के बारे में बताते हैं। तो मैं अपनी जो कोडिंग की हुई है उसको कॉपी करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि डिस्ट्रक्टर हमारा कैसे काम करता है। ये देखें, डिस्ट्रक्टर का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। A destructor is called when the object is destructed or the script is stopped or exited। डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हमारा कोड स्क्रिप्ट जो हमारा ख़त्म होता है, यानी कि ये एंड पे कॉल होता है। तो इस ठीक है। तो अब ये है, अच्छा इसमें और उसमें अब फ़र्क क्या है? डिस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क क्या है? डिस्ट्रक्टर में ये है कि हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ये, देन जाके
कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम बस उसका फंक्शन बनाते हैं, ये देखें, तो वो काम करता है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी कोडिंग और कम होगी, ठीक है, हमारी कोडिंग और कम होगी और हमारा टाइम अब और बचेगा। तो सेम वही मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, फंक्शन कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, आप इंशाल्लाह आप, और ये ठीक है, और यहाँ पे को, और अब जो ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेरा ये जो कंस्ट्रक्ट फंक्शन है ये चल जाएगा, और जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मेरा डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी चल जाएगा, ठीक है। देखें, जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा काम और आसान होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन कोडिंग कम होती जा रही है। इसलिए हम PHP के अंदर ऊप का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है कि जब भी कंस्ट्रक्ट लफ्ज़ लिखना है तो _, ये वाली और इधर भी वही लिखनी है। ये था हमारा डिस्ट्रक्टर का कोड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताता हूँ। तो ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर्स विच कंट्रोल वेयर दे कैन बी एक्सेस्ड। यानी कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो हैं उनको हम एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए एक्सेस करते हैं और जिस तरह चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनकी 3 किस्में होती हैं। एक को हम पब्लिक कहते हैं, दूसरे को हम प्रोटेक्टेड कहते हैं और तीसरे को हम प्राइवेट कहते हैं। पब्लिक के बारे में थोड़ा सा समझ लें। द प्रॉपर्टी आर मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एवरीवेयर। जिसके साथ पब्लिक लिखा होगा, जिस मेथड या प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम जहां मर्ज़ी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट है। अब प्रोटेक्टेड जो है, द प्रॉपर्टी और मेथड, जिस प्रॉपर्टी और मेथड के साथ प्रोटेक्टेड लिखा होगा उसको हम विद इन क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट क्लास या क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसी प्रोटेक्टेड क्लास की कोई फर्दर क्लास होगी तो उसमें भी एक्सेस हो सकता है, यानी उससे जो डिराइव्ड होगी। प्राइवेट जो होता है एक्सेस मॉडिफायर, उसको सिर्फ हम विद इन क्लास कर सकते हैं। अब कंक्लूजन ये निकला कि प्राइवेट जो है उसको हम विद इन क्लास, पब्लिक को विद इन और विदाउट क्लास, और प्रोटेक्टेड को सिर्फ हम प्रोटेक्टेड में ही एक्सेस कर सकते हैं। मास वाई जो इससे निकली हो उसमें भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था ब्रीफ सा ओवरव्यू। तो इसके लिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है, मैंने इसको थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया है। अगर आपको क्लियर ना नज़र आए तो आप जूम करके इसको सही तसल्ली से देख सकते हैं, क्योंकि अब हमने इनहेरिटेंस शुरू करनी है तो इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो ये देखें कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। पहले मैंने प्रॉपर्टी वैसे लिखता था, अब मैंने इसके साथ पब्लिक लफ्ज़ लिखा है, और जो हमारे मेथड है उनके साथ भी पब्लिक लिखा है। तो मैंने पहले आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं पब्लिक ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो।
तो यहाँ पे ये एक मैंने फंक्शन लिया है, तो उसका जो हमारा सेट फंक्शन है, कंस्ट्रक्ट है, तो इसको मैंने पब्लिक रखा हुआ है, और इसके बाद जो हमारा गेट है उसको मैंने प्रोडक्टिव लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैंने ये क्लास ली, इसमें मैंने पब्लिक को लिखा, ठीक है, पब्लिक फंक्शन को। तो आप उसको ये देखें कि जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और न्यू क्लास जो थी, आप ये न्यू क्लास है, ठीक है, ये वाली, बस इसको आप ये थोड़ा सा समझ लें, बाकी इनहेरिटेंस में तसल्ली से आपको अगली वीडियो में अगली टॉपिक में समझाता हूँ। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें फंक्शन को कॉल कर दिया, ये देखिए फंक्शन ये है हमारा, इधर फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, और इधर फंक्शन नेम क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा पब्लिक है, ठीक है। तो ये यानी कि इधर फंक्शन जो है, फंक्शन हमारा वन जो है ये वाला, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वन है। हमने फंक्शन जो वन है इसको, ये ओके की रिपोर्ट आ गया, और जब हमने दूसरे को तो वो फैटल एरर शो करेगा। बात करने का पर्पज़ ये है कि अगर आप पब्लिक को कॉल किया आपने, तो आपको लफ्ज़ ओके यानी कि वो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर चलेगा। अगर हम प्रोटेक्टेड को कॉल करते हैं इसको अगली क्लास में, तो वो हमारा फैटल एरर की शक्ल में शो हो जाएगा। इस पर आपने परेशानी होना, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो बस आप ये याद रखें कि आप मोस्टली फ़िलहाल कि आप बिगिनर हैं, तो आप पब्लिक का लफ्ज़ यूज़ करें ताकि आप इस अबहाम से बच सकें। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको इनहेरिटेंस का बताता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि मैं अपना जो मैंने कोड बनाया हुआ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास इनहेरिटेंस का कोड है, ठीक है। तो इसको मैंने जो ही कॉपी किया, ये मेरे पास टॉपिक 5 है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको सारा कोड वाज़ेह नज़र आए, ठीक है, क्योंकि आप ये देखें, ठीक है, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकालते हैं इसको बड़ा करने की, ताकि आपको कोड प्रॉपर समझ आ जाए। थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करते हैं तो ये देखें, चले, उम्मीद है हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज, ठीक है। लो जी, अब आपको इसको मैं समझाता हूँ इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस व्हेन अ क्लास डिराइव्स फ्रॉम अनदर क्लास, जब एक क्लास दूसरी क्लास से निकलती है, यानी कि जो उसकी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम इनहेरिटेंस में शो करते हैं। द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास, यानी कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ सब को इधर इनहेरिट कर देंगे। यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ को और ये मेथड्स को, चाहे वो पब्लिक हों चाहे वो प्रोटेक्टेड हों, उनको इस क्लास में इनहेरिट कर देंगी, ठीक है। यानी कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो फंक्शन हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि जब हम ये ऊपर वाला कोड पहले वाला चल रहा है हमारा, और नीचे जब हम नई क्लास बनाते हैं तो वहाँ पे लफ्ज़, वर्ड, कीवर्ड, एक्सटेंड्स ज़रूर लिखना है, इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है।
दोबारा से देखें, मैंने एक क्लास ली, ये हमारी क्लास है, इसको हम कहेंगे पेरेंट क्लास, और ये मैंने एक और क्लास बनाई, इसको हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को इनहेरिट कर लेगी आसानी से। इसके बाद वही चीज़ मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है। अब हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो उसमें क्लास का नेम आपने पेरेंट क्लास का नहीं लिखना बल्कि चाइल्ड क्लास का लिखना है, चाइल्ड क्लास का नेम लिखना है, जैसे यह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आर्गूमेंट में आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, मैंने लफ्ज़ सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो हमारा एक चाइल्ड क्लास का गेट फंक्शन है उसको कॉल की है, चाइल्ड क्लास का गेट फंक्शन को कॉल की है। तो और उसके बाद मैंने जो चाइल्ड क्लास है उसमें जो हमारा पेरेंट क्लास का गेट फंक्शन है उसको कॉल की है, ठीक है। ये आप देख लें। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट अगर सेव करके इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ, देखें, ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट ये आया कि जब मैंने हमारी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट जो था चाइल्ड क्लास का फंक्शन गेट, उसको कॉल किया तो ये लफ्ज़ इनहेरिटेंस आ गया, ये देखिए इनहेरिटेंस आ गया, ठीक है। और जब मैंने हमारी चाइल्ड क्लास जो ऑब्जेक्ट लिए उसमें ऊपर वाली जो पेरेंट क्लास थी उसको कॉल किया तो हमारे पास लफ्ज़ सिंपल आ गया, ठीक है। यानी कि हमें दोनों चीज़ें आसानी से मिल गई, हालांकि हमने यहाँ पे कोई कोड और नहीं लिखा, वही उसी से काम चल गया है, ठीक है जी। तो इससे साबित हुआ कि कोई भी क्लास जो चाइल्ड होती है वो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को इनहेरिट कर लेती है, लेकिन शर्त उसमें ये है कि जो आपके एक्सेस मॉडिफायर हैं वो पब्लिक होने चाहिए या प्रोटेक्टेड हों, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इस इनहेरिटेंस की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तरीक़ाकार ये है, इस कोड की कॉपी करें और प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। नेम बहुत अच्छे लिखे हुए हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, मेथड, ऑब्जेक्ट, इस तरह के गेट, सेट, किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं इनहेरिटेंस का थोड़ा सा एक और कंसेप्ट, जिसका नाम है ओवरराइडिंग इन इनहेरिटेंस, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखा, ओवरराइडिंग इन इनहेरिटेंस। ये ओवरराइडिंग है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आ सके। लो जी, शायद आपको कोड पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। अब ओवरराइडिंग ये है कि आप जो है इनहेरिटेड मेथड्स कैन बी ओवरराइडन बाय रीडिफाइनिंग द मेथड्स यूज द सिम, यानी कि अगर आप जो मेथड्स हैं उनको चाइल्ड क्लास में दोबारा से लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम कंस्ट्रक्ट लिया हुआ था ऑलरेडी और यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम यहाँ पे, और ये इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। यानी कि पहले वाले फंक्शंस को हमने दोबारा से चाइल्ड क्लास यानी पेरेंट क्लास के फंक्शंस को दोबारा से चाइल्ड क्लास में लिख लिया, इसे ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ थी, सिर्फ फ़र्क ये है इसमें
कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें और चाहिए थी जो कि हमारी पेरेंट क्लास में नहीं थी। जैसा कि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी ये वाली नेम के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पेरेंट क्लास में नहीं थी। तो हमने एक प्रॉपर्टी और ले ली, उससे फिर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये देखें, ये अगर हमारा चलता है तो ये चीज़ शो होनी चाहिए, तो वो शो हो गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, हमारा जितना भी कोड है वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। इसमें पहले मैंने सबसे पहले पेरेंट क्लास बनाई, इसमें मैंने प्रॉपर्टी ली, फंक्शंस सेट लिया, कंस्ट्रक्ट लिया, फंक्शन गेट लिया। ठीक है, इसको गेट भी कह सकते हैं। फिर मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, इसमें सेम मेथड्स और प्रॉपर्टी सेम मेथड को यूज़ किया और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं कि हमारा इससे अगला कंसेप्ट है कि क्लास के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर ना आपको एक लफ्ज़ है फाइनल कीवर्ड का भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसको अब हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि अब हमारे पास जगह बची है। तो क्लास का जो हमारे पास ना फाइनल कीवर्ड है वो समझ लें कि वो क्या चीज़ है। फाइनल कीवर्ड, द फाइनल कीवर्ड can be used to prevent the final keyword can be used to prevent class inheritance or to prevent method overriding. Final keyword can be used to prevent हमें बचाता है क्लास इनहेरिटेंस से और मेथड ओवरराइडिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने ओवरराइडिंग की थी, यानी कि सेम फंक्शंस के नेम को दोबारा से लिखा था, लेकिन अब हम जिस चीज़ के साथ, जिस मेथड के साथ, जिस प्रॉपर्टी के साथ फाइनल का लफ्ज़ लिखेंगे तो क्या होगा कि वो उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम फाइनल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने जो क्लास ली उसके साथ भी फाइनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये क्लास दोबारा से नहीं बनेगी, और जो मैंने मेथड लिया इसमें भी मैंने फाइनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह से हमें फाइनल का ये है कि हम इसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, मैंने इसको जब रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे फैटल एरर शो हो रहा है। ठीक है, फैटल एरर। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने क्लास और मेथड बनाए हैं वो दोबारा से इस्तेमाल ना हों, तो हम जो है ना फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं आपको कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ। तो ये देखें, अब हम कांस्टेंट को लेते हैं। लहदा से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, कांस्टेंट्स का क्या फ़ायदा है। कांस्टेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड। कांस्टेंट्स अगर हम एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वी कैन एक्सेस अ कांस्टेंट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। हम क्लास कांस्टेंट को आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस कांस्टेंट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप क्लास से, वही क्लास से मजरा चल रहा है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी हो।
उसके लिए कांस्टेंट एक कीवर्ड है, इसको लिखते हैं। याद रहे कि कांस्टेंट का नेम कोशिश करें कि आप अल्फ़ाबेटिकली क्या अपर केस में लिखें, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई चीज़ भी आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट आउटसाइड द क्लास। तो इसको इको करवाने, क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास करवाएं, इसको इको करवाने के तरीके इको क्लास नेम और ये दो डबल कॉलन नेम को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कमेंट्स में भी लिखा है, तो ये वाले को हम इको करवा रहे हैं, ठीक है, इधर इको करवा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, दोनों ग्रीन हो गए। इस तरह से हम कोई भी कांस्टेंट बनाते हैं और उसको आउटसाइड ऑफ दी क्लास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे रिज़ल्ट में कांस्टेंट आउटसाइड द क्लास शो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसके अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि क्लास जो कांस्टेंट्स हैं उनको आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे कॉल करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उनको इनसाइड जो है वो कैसे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको हमने प्रैक्टिस के लिए एक रखा हुआ है, तो ये पढ़ लें। कांस्टेंट कैन बी चेंज, ये ठीक है, वो अ क्लास कांस्टेंट कैन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास विद इन द कांस्टेंट, ठीक है। ये तो पहले वो कैन एक्सेस अ कांस्टेंट फ्रॉम, यानी कि इसको हम इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। सेम वही चीज़ पहले वाली क्लास ने लिखा, ये बिल्कुल पहले है, इसको हमने पब्लिक फंक्शन लिखा। अब ये देखें, ये हमारी क्लास है और हम इसके अंदर इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका तरीकाकार ये है, इको लिखें, सेल्फ का लफ्ज़, सेल्फ मीन उसी क्लास के अंदर, कांस्टेंट का नेम लिखा और बस। यानी कि ये अगर हम कोड लिखते हैं तो इसका मतलब है ये क्लास के अंदर हम इसको इको करवा रहे हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और फिर उसके बाद हमने उसको कॉल कर लिया। तो इस तरीके से हमारा एक कोड पता चल गया आपको कि कांस्टेंट क्या है, इन्हें आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे कॉल करते हैं, इनसाइड ऑफ द क्लास कैसे का एक्सेस करते हैं। तो ये देखें, अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, पहले आउटसाइड था, अब इनसाइड आना चाहिए। ये देखें, अब ये इनसाइड ऑफ द कांस्टेंट इनसाइड द क्लास, ये जितना भी है ये सिंटैक्स है, छोटे छोटे हैं, फार्मूलाज हैं, इनको लर्न करें, सीखें, इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। PHP में आपको ये काम करने का सबसे बेहतरीन वे है। बाकी जितनी भी लोग हैं उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जैसे कि किसी ने फ्रूट्स, किसी ने कार्ड, ऐसे एग्जांपल दी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो वेरी इंप्रेसिव हैं। बट मैंने एक ही चीज़ को, एक ही सिंटैक्स को, एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही फंक्शन को, एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपके पॉइंट्स मजबूत हो जाएं, आप परेशानी से बच सकें। इसके बाद मैं आपको कांस्टेंट के बाद बताता हूँ कि अब्स्ट्रक्ट क्लास क्या होती है। इसके लिए मैं कोड कॉपी करता हूँ और इसको हमारे प्रैक्टिस बॉक्स में लिख लेते हैं और इसको, तो अब थोड़ा सा मैं इसका पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ कि अब्स्ट्रक्ट क्लास क्या है, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब्स्ट्रक्ट क्लासेस एंड मेथड्स आर क्या हैं? व्हेन द पेरेंट क्लास हैज़ अ नेम्ड मेथड बट नीड्स इट्स चाइल्ड क्लास टू फिल आउट द टास्क। यानी कि बात करने का पर्पज़ ये है कि हम उसका नेम तो देते हैं उस फंक्शन का, लेकिन उसका जो काम है वो उसमें चाइल्ड क्लास में होता है, ठीक है। पेरेंट क्लास हैज़ अ नेम्ड मेथड, यानी कि यहाँ पे हमने मेथड तो लिखा, लेकिन जो इसके टास्क हैं वो इसकी चाइल्ड क्लास परफॉर्म करेगी। ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट का फ़ायदा है।
An abstract class is a class that contains at least one abstract method. Abstract class ऐसी है जिसमें कम से कम एक abstract method हो, जैसा कि ये है. An abstract method is a method that declared but not implemented. हम declare तो इधर कर रहे हैं, क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. अब तीन चीज़ें होगी. एक चीज़ ये होगी कि हमने अब्स्ट्रक्ट लाजमी लिखना है मेथड, एक अब्स्ट्रक्ट मेथड लाजमी हो, उसके अंदर एक फंक्शन हो, लिखना है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चाइल्ड क्लास में होगी. और इसके लिए अब्स्ट्रक्ट लफ्ज़ नहीं आपने बोलना, ठीक है, अब्स्ट्रक्ट लिखना है. सेम वही चीज़ें हैं, ये देखें, क्लास, प्रॉपर्टी, फंक्शन, और उसके बाद अब्स्ट्रक्ट फंक्शन, फिर चाइल्ड क्लास. ठीक है, चाइल्ड के लिए आपको पता है एक्सटेंड का लफ्ज़ लिखते हैं, और फिर उसके बाद हमने ये इको करवाते हैं, और ये आर्गूमेंट में अब्स्ट्रक्ट लिखा है, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर कॉल की है. और अगर हमारा जवाब अब्स्ट्रक्ट लफ्ज़ लिखा आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोड बहुत अच्छे से चल रहा है. आप इन चीज़ों को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको समझ आएगी. ये समझे कि मैंने आपको फार्मूलाज लिख कर दे रहा हूँ, अब आपने इनको कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे समझ नहीं है, इसको करने से काम आएगा. जो कोडिंग है वो करने से आती है, पढ़ने से नहीं आती, और ना ही ये आपको रट्टा लगाने से आती है, ये लॉजिक से आती है. इसको मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया, और देखिए, लो जी, आपके सामने इसका ये रिज़ल्ट अब्स्ट्रक्ट लफ्ज़ आ गया है. कोड हमारे सारे ठीक हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, अब्स्ट्रक्ट क्लास के बाद मैं आपको और सिखाता हूँ. मैंने बड़ी ये मेहनत से बनाए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके. अब आते हैं इंटरफेसिस की तरफ. अब मैंने इधर आता हूँ, इसको अब इंटरफेसिस का आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ कि इंटरफेसिस क्या हैं. इंटरफेसिस आर सिमिलर टू अब्स्ट्रक्ट क्लासेस. ये सेम टू सेम कह लें क्लासेस, अब्स्ट्रक्ट क्लासेस की तरह हैं. द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड अब्स्ट्रक्ट क्लास आर, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ. इंटरफेसिस कैन नॉट हैव प्रॉपर्टीज़, यानी कि इंटरफेसिस जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जबकि आपको पता है कि अब्स्ट्रक्ट क्लास की हो सकती हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़, इंटरफेसिस की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती और ना ही इसमें हैं, जबकि अब्स्ट्रक्ट क्लासेस की प्रॉपर्टी हो सकती हैं. एन इंटरफेस मेथड मस्ट बी पब्लिक. इंटरफेस जो है ये पब्लिक होता है. देखें, ये पब्लिकली है, ये देखिए पब्लिकली. बट अब्स्ट्रक्ट क्लास मेथड इज पब्लिक और प्रोटेक्टिव. वो पब्लिक भी हो सकता है और प्रोटेक्टिव भी हो सकता है. क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस. क्लासेस जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं क्लासेस, जबकि इनहेरिटिंग फ्रॉम अनदर द सेम टाइम. इसको आप रहने दें, ये बस आप दो तीन जो मैंने फ़र्क बताए हैं ना, इसको देख लें तो इंशाल्लाह. अब इंटरफेसिस के अंदर हमने एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स. ये कीवर्ड आपने नहीं बोलना. अब हम इसकी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं. प्रैक्टिस में ये है कि ये देखें, इंटरफेस लिखा और ये क्लास नेम सेम वही चीज़ है. इंटरफेस लिखना है आपने, इधर इम्प्लीमेंट्स लफ्ज़ लिखना है, बाकी जैसे फंक्शन का नेम लिखा, फिर ठीक है, फिर इसको इको करवाया, ये ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें अब आपकी फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए. तो इसको मैंने कंट्रोल एस किया. कंट्रोल एस करने के बाद मैंने जो ही रिफ़्रेश किया, अगर मेरे पास ये लफ्ज़ लिखा आता है, इसका मतलब ये प्रोग्राम प्रॉपर चल रहा है. तो ये देखें, आपके सामने इंटरफेस लफ्ज़ लिखा आ गया है, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है. तो हमारा ये इंटरफेस भी क्लियर हो गया. इसके बाद मैं इसको
इंटरफेसेस के बाद हम आते हैं ट्रेड्स की तरफ। तो थोड़ा सा ट्रेड्स के बारे में आपको बताता हूँ कि ट्रेड्स क्या होती हैं। PHP ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस है। जो हमारी PHP है वो सिंगल इनहेरिटेंस को जो है ना वो सपोर्ट करती है। अ चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट ओनली फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट, ठीक है। सो व्हाट इफ़ अ क्लास नीड्स इनहेरिट मल्टीपल बिहेवियर्स। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल बिहेवियर जो है ना उनको इस्तेमाल किया जाए, इनहेरिट किया जाए, तो इसके लिए हम ट्रेड्स को यूज़ करते हैं। इफ़ यानी कि दोबारा फिर सुन लें, इफ़ अ क्लास नीड्स टू इनहेरिट मल्टीपल बिहेवियर्स ऊप ट्रेड्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि मल्टीपल बिहेवियर्स को अगर एक क्लास चाहती है कि इनहेरिट करे तो इसके लिए हम ट्रेड को यूज़ करते हैं। इसके लिए ट्रेड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। ये ट्रेड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखे एक क्लास ली और इसको जब हमने इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे यूज़ कीवर्ड लिखना है। बाकी चीज़ वही है, सेम टू सेम। इसके बाद अगर मैंने ये क्लास इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पे यूज़ लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम जो हमने ऊपर वाला है, ठीक है, ये फंक्शन नेम को। अब ट्रेड्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड मल्टीपल क्लासेस। ट्रेड्स के मेथड्स को मल्टीपल क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड आर यूज्ड टू डिक्लेयर मेथड्स। ट्रेड जो हैं मल्टीपल मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए होते हैं मल्टीपल क्लासेस में। ट्रेड्स कैन हैव मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ट्रेड्स के अंदर मेथड्स भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं मल्टीपल क्लासेस को। तो अच्छा, एक चीज़ में ये भी नोट कर दें, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इसमें तीनों ही एक्सेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब एक्सेस जो हमारे मॉडिफायर है पब्लिक, प्राइवेट, तो किसी में दो इस्तेमाल होते, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये ट्रेड का, तो ये ट्रेड का अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करूँ और ट्रेड्स का अगर लफ्ज़ लिखा आता है तो ये देखिए मैंने ट्रेड्स लिखा इधर और इधर भी लिखा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेड्स का जो है ना वो आपका मसला भी हल होता है। इसके बाद हम चलते हैं, पहले इसको हम फ्री कर लेते हैं और हम आगे ट्रेड्स के बाद चले जाते हैं जो हमारा सिंपल स्टैटिक है। अब आपको स्टैटिक के बारे में हम बताते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको PHP आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और ऊपर का कंसेप्ट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्टैटिक, आप देखें ये स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। पहले आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली। देखें, स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास फर्स्ट। यानी उसके बाद करने का पर्पज़ ये है कि जो स्टैटिक मेथड है इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते बल्कि डायरेक्ट कॉल इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लफ्ज़ हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, हर स्टैटिक, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट देखिए कोई नहीं बना रहे। तो अब हमने ये क्लास ली, स्टैटिक फंक्शन लगाया, फंक्शन मेथड इको किया और ये देखें क्लास नेम और फर्स्ट फंक्शन नेम ये वाला, ठीक है। इसको लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो मैंने प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे लिखा है सिंपल स्टैटिक और जो इधर शो हुआ वो भी सिंपल स्टैटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब कंक्लूजन पे बात ये साबित हुई कि स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड हैं
जिनमें हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते बल्कि वो डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। इसके बाद आपको सिंपल के बाद हम दिखाते हैं फंक्शन स्टैटिक क्या है। फंक्शन स्टैटिक अब इसमें यह है कि इसमें हम ना फंक्शन को कैसे काम अ क्लास कैन हैव बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। यानी कि इसमें जो हम मेथड है फंक्शन इस्तेमाल करें उनकी स्टैटिक के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं अगर एक मेथड को और उसमें स्टैटिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो कैसे काम है। अब स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ मेथड इन द सेम क्लास यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड। कह रहा है कि अगर आप स्टैटिक मेथड सेम क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये देखें क्लास हमारी सेम है, ठीक है। अगर हम स्टैटिक का फंक्शन सेम क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले सिंपल स्टैटिक था, अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्लास में स्टैटिक कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपने कंस्ट्रक्ट लिखनी, ये चीज़ लिखनी है। सेल्फ आपने पहले भी यूज़ किया है, सेल्फ का कीवर्ड डबल कॉलन यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑपरेटर हैं और फंक्शन का नेम लिखना है, ठीक है। इस फंक्शन का नेम ये यानी कि एक क्लास के अंदर अगर स्टैटिक मेथड को एक्सेस करनी है तो ये प्रॉपर तरीका है। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस अगर मैं करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और मेरे पास ये लफ्ज़ लिखा आ जाए फंक्शन स्टैटिक, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर कोड चल रहा है। ये देखें फंक्शन स्टैटिक लिखा आ गया, ठीक है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता, वो सिंपल स्टैटिक मेथड था। इसमें हमने ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है उसको उसी क्लास के अंदर कॉल किया, सेल्फ का वर्ड लिखा और साथ में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये फ़र्क था। इसके अलावा आपको फिर और सिखाते हैं कि एक ही क्लास के अंदर हमने जो कॉल की थी, ठीक है। इसके बाद जो है ना इनहेरिटेंस के अंदर भी हम स्टैटिक्स को यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। तो ये थोड़ा सा, लेकिन आप पहले वाले को याद कर लें काफ़ी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इनहेरिटेंस के अंदर स्टैटिक को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यही है, टू कॉल अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास यूज द पेरेंट कीवर्ड। अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लफ्ज़ पेरेंट कीवर्ड पेरेंट लिखेंगे, ठीक है। अगर आप दोबारा सुन लें, अगर आप इनहेरिटेंस के अंदर चाइल्ड क्लास में स्टैटिक मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो कीवर्ड पेरेंट लिखेंगे, किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। और उसके बाद ये देख लें, ठीक है। पहले वाली कोडिंग बहुत की है, आपको सब आती है कि इसमें प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन क्या है, क्या चीज़ इको हो रही है, कैसे इको हो रही है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, सब आपको पता है। बस आप इस वर्ड को याद करें। ये देखिए पेरेंट लिखा और फंक्शन को हमने रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड्स बताया क्यों लिखा है, बताए कोई मुझे। एक्सटेंड्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोड अब मैंने आपको स्टैटिक का सिंपल उसी क्लास में और विदाउट क्लास यानी कि आउटसाइड ऑफ द क्लास यानी इनहेरिटेंस में भी स्टैटिक मेथड दिखाया है। कंपैरिजन आपने खुद करना है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम
आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं जो कि आज हमने पढ़ा, ताकि आपको पढ़ना करना सब आसान लगे। तो ये मैंने एक और बनाया हुआ है, उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये सिखाया कि ऊप सैंपल के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है, कि ऊप में सैंपल क्लास का सैंपल कैसे होता है, ठीक है। क्लास की डेफिनेशन के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। इसके बाद मैंने क्लास एक बनाई जो कि विदाउट कंस्ट्रक्टर थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो था उसके बारे में सिखाया। उसके बाद मैंने आपको डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के बारे में बताया। ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में ये था कि हमने सेम मेथड्स को दोबारा से चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल किया था। फिर हमने कॉन्स्टेंट्स फाइनल कीवर्ड के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद क्लास कांस्टेंट के बारे में जाना, ठीक है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उनको आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमने क्लास कांस्टेंट्स को देखा, इनसाइड कैसे एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देखा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ है। इसके बाद इंटरफेसेस का देखा, इंटरफेसेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का फ़र्क देखा। इसके बाद ट्रेड्स के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको इसके बाद हमने सिंपल स्टैटिक को पढ़ा, ठीक है। सिंपल स्टैटिक के बाद हमने फंक्शन स्टैटिक्स को पढ़ा, यानी कि जो स्टैटिक मेथड है उसको क्लास के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्टैटिक मेथड को देखा कि उसको इनहेरिटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मैंने कोड आपको करके दिखाया, पहले उसकी मैंने आपको थ्योरी बताई, थोड़ी या बहुत जैसी भी थी, कोशिश की आपको समझ आ जाए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसके बाद उस प्रैक्टिकल को समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। तरीक़ाकार दोबारा से फिर सुन लें। सबसे पहले जो मैंने आपको कोड दिया है उसको अपने पेज पे या अपने एडिटर में लिखें, उसको समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। आप ना सिंटैक्स बनाएं, फार्मूला बनाएं, बल्कि जो मैंने बनाए हैं उसी को याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। थोड़ी सी और मैं वजाहत कर दूं कि स्टैटिक मेथड अब ये है कि अब हम ये हमारा जो है वीडियो ये लॉन्ग होती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि आप इससे उकता जाएं। अगर आपने एक ही वीडियो में पूरी PHP और ऊप को समझना है, यानी ऊप का कंसेप्ट इन PHP में समझना है, तो ये जो मेरा आज का लेक्चर है इसको नोट करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। याद रखना कि ये जो लेक्चर है इसको एक सीक्वेंस के साथ करना है। अगर आप सीक्वेंस के साथ करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, आपको हर एक चीज़ जल्दी आएगी। अगर आप कभी आगे कभी पीछे जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक और बात, अगर आपने इन सारे टॉपिक्स की अलग-अलग वीडियो देखनी है तो मैंने वो भी प्लेलिस्ट में बना कर रखी हुई है। आप हर टॉपिक की वीडियो अलग से देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बआसानी समझ आ जाएगी, ठीक है। अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।
वालिदैन का अदब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।